नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज समय है सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह, जिसके हिसाब से बहुत जल्द किसान भाई आलू की बुआई करने वाले हैं और कई क्षेत्रों में किसानों ने खेत की तैयारी शुरू कर दी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आलू की खेती से औसतन 150 से 180 कुंटल प्रति एकड़ दर तक पैदावार लेने के फार्मूले की सटीक और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आलू की बुआई के सही समय की पहचान से लेकर आलू की फसल से 180 कुंटल तक पैदावार देने वाली अगेती और पछेती किस्मों के साथ आवश्यक खाद की संतुलित मात्रा, सिंचाई का सही समय और क्षेत्र के अनुभवी किसानों के कारगर तरीकों के साथ आलू की फसल में देखरेख और फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीट और बीमारियों के नियंत्रण के लिए सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी है। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भारत भर में आलू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों को आलू की सही किस्मों का चुनाव, सही समय, आवश्यक खाद की संतुलित मात्रा, इन सब जानकारियों का अभाव रहता है, जो आलू की फसल में आलू की लागत बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो किसान भाइयों, इनमें आलू की अगेती बुआई करने का सबसे सही समय पता करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आपके क्षेत्र में सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह के बाद दिन का तापमान ज्यादा से ज्यादा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए और साथ ही आने वाले 10 से 12 दिनों तक बारिश के कोई आसार न हो और मौसम साफ हो जाए, तब किसान भाइयों आप अगेती आलू की बुआई शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मौसम के हाल पता करने के लिए आप सिंपली गूगल कर लीजिए या कोई भी एग्रीकल्चरल ऐप से मौसम का पता कर लीजिए। इससे आपको आसानी से 10 से 12 दिनों तक मौसम का एक मोटा आंकड़ा मिल जाता है। और इस तरीके से अगर बुआई के 10 से 12 दिनों के बाद अगर हल्की बारिश भी हो जाती है तो आलू के जमाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। और इस तरीके से आलू की अगेती बुआई करने पर आलू की पूरी फसल अवधि में फसल अवस्था के अनुसार आवश्यक तापमान मिलता जाता है। जैसे पौधों का विकास होते समय 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, और वहीं आलू के कंद का साइज बनते समय 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सबसे उचित रहता है। दूसरा, किसी भी फसल में सबसे बड़ी सूझबूझ होती है एक सही अनुकूल किस्म का चयन करना। अब जैसे आलू की कुछ 70 से 80 दिनों वाली किस्में हैं जिनका उत्पादन 160 से लेकर 180 कुंटल प्रति एकड़ तक हो जाता है, और वहीं कुछ 100 से 110 दिन वाली भी किस्में ऐसी हैं जिनका उत्पादन 130 कुंटल से लेकर 140 कुंटल पर एकड़ तक ही होता है। हालांकि सभी किस्मों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आलू की कुछ किस्में आलू की अगेती फसल में कच्चे आलू के लिए बेहतर हैं, तो कुछ किस्में आलू के शेप, साइज, साइन और प्रोसेसिंग के लिए बेहतर हैं। अब अगर किसान भाइयों सबसे पहले बात की जाए आलू की अगेती किस्मों के बारे में, तो सबसे पहला नाम आता है कुफरी पोखराज। किसान भाइयों, आलू की कुफरी पोखराज वैरायटी अगेती समय में लगाकर सबसे बढ़िया उत्पादन लेने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है, क्योंकि आलू की यह वैरायटी मात्र 55 से 60 दिनों में 150 कुंटल से ज्यादा तक उत्पादन दे जाती है, जबकि 75 से 85 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है और लगभग 160 से 170 कुंटल तक उत्पादन देती है। और साथ ही यह वैरायटी आलू के अगेती झुलसा के प्रति काफी हद तक सहनशील है। आलू की दूसरी अगेती किस्म है कुफरी ख्याति। अगेती समय पर कच्ची फसल के लिए 55 से 60 दिनों में तैयार होकर यह वैरायटी लगभग 140 कुंटल तक उत्पादन दे जाती है, जबकि पकी फसल के लिए यह वैरायटी लगभग 70 से 90 दिनों तक का समय लेती है और 160 से 170 कुंटल तक का एवरेज देती है। और साथ ही आलू की फसल में लगने वाले अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों के प्रति अच्छे सहनशील है। दूसरी आलू की अगेती किस्म है कुफरी अशोका, और आलू की यह वैरायटी अगेती समय पर लगभग 60 दिनों में तैयार होकर 130 से 140 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन देती है और लगभग 70 से 90 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है और ऑन एन एवरेज इसका उत्पादन लगभग 150 कुंटल पर एकड़ हो जाता है। किसान भाइयों, आलू की चौथी अगेती किस्म है कुफरी जवाहर, जो अगेती समय पर 55 से 60 दिनों में तैयार होकर लगभग 130 कुंटल पर एकड़ उत्पादन देती है और लगभग 80 से 85 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं आलू की देर से पकने वाली कुछ बेहतरीन किस्मों के बारे में, जिनमें आलू की पहली किस्म है कुफरी आनंद, और लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार होने वाली यह वैरायटी लगभग 160 से 180 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। और साथ ही आलू की यह वैरायटी आलू की फसल में लगने वाले पछेती झुलसा के प्रति काफी अच्छी सहनशील है।
आलू की अगली किस्म है कुफरी बादशाह, जो लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और लगभग 150 से 160 कुंटल प्रति एकड़ दर तक का उत्पादन दे जाती है। और साथ ही आलू की यह वैरायटी आलू की फसल में लगने वाले अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों के प्रति अच्छी सहनशील है। इसके अलावा किसान भाइयों कुफरी बहार, कुफरी लालिमा, कुफरी पुष्कर, कुफरी चिप सोना 1, 2, 3 ये सभी किस्में पकने में लगभग 100 से 110 दिन तक का समय लेती हैं और औसतन इनका उत्पादन लगभग 150 कुंटल से लेकर 170 कुंटल तक हो जाता है। इन सब आलू की किस्मों के अलावा भी किसान भाइयों आलू की बहुत सारी बेहतरीन किस्में हैं जिनकी पर्याप्त जानकारी और बीज की उपलब्धता के अनुसार आप लगा सकते हैं। अब अगर बात करें कि आलू की फसल आप किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आलू की फसल जहां तक हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है और अगर मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में है, साथ ही मिट्टी का CN रेशियो संतुलित है और आपने खेत में पर्याप्त मात्रा में खाद प्रबंधन किया है और संतुलित खाद प्रबंधन किया है, तो किसान भाइयों आलू की फसल आप बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। और साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खेत से अतिरिक्त पानी निकलने का पर्याप्त साधन हो। अब आलू की फसल एक कंद वाली फसल है, इसलिए आलू की फसल के लिए खेत की गहरी और महीन जुताई करना विशेष होता है, तभी आलू की बुआई करते समय मशीन को पर्याप्त मिट्टी मिल पाएगी और आलू के कुल्ले अच्छे बनेंगे। अब किसान भाइयों इसका भी एक फार्मूला है। आलू का खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले अगर आपको खेत में गोबर की खाद, नीम की खली, सरसों की खली या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है, तो आप सबसे पहले खेत में गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में 4 से 6 ट्राली पर एकड़ दर से डाल दीजिए, बिखेर दीजिए और कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए और खेत में पानी लगा दीजिए। एक हल्की सी सिंचाई करने के बाद खेत की मिट्टी पकने का वेट करिए। जब मिट्टी का डेला फूटने लगे और जब खेत की मिट्टी अच्छी तरीके से पक जाए तब खेत में 2 बाव हैरो चला दीजिए। अब क्योंकि हैरो खेत में पर्याप्त गहराई लेकर चलता है और मिट्टी के डेलों को अच्छी तरीके से महीन कर देता है, जिसके बाद खेत में सभी रासायनिक उर्वरकों को अच्छी तरीके से बिखेर कर 2 बाव कल्टीवेटर या फिर 1 बाव रोटावेटर चलाकर आलू की बुआई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें आलू की फसल में संतुलित खाद प्रबंधन के लिए कौन कौन सी खाद की कितनी मात्रा देना चाहिए। और किसान भाइयों आपको यह खाद की मात्रा या फिर खाद का प्रकार अपने पड़ोसी को देखकर बिल्कुल नहीं तय करना। इसके लिए सबसे पहले अगर हो सकता है तो खेत की मिट्टी की जांच कराइए। उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग फर्टिगेशन करिए, तब आप बहुत ही संतुलित मात्रा में खाद प्रबंधन कर पाएंगे और कम से कम लागत में फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप किसी भी वजह से मिट्टी की जांच करवाने में सक्षम नहीं है तो एक सामान्य उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी में संतुलित खाद प्रबंधन करने के लिए आप एक सीधा सा आसान फार्मूला फॉलो कर सकते हैं, जो मिट्टी के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों के अनुपात को दर्शाता है। और आलू की फसल के लिए यह NPK रेशियो 3:2:2 होता है, यानी आलू की फसल में आपको फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की समान मात्रा देनी होती है और जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 गुना देनी होती है। और 1 एकड़ आलू की फसल के लिए लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर किसान भाइयों ध्यान दीजिए कि ये मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की है, ना कि यूरिया, DAP या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास की। अब अगर आप एक साधारण किसान हैं और आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रतिशतता नहीं समझते तो सीधे आप यूरिया, DAP और पोटास के बोरी और किलो का गणित समझ लीजिए। तो किसान भाइयों ये खाद की मात्रा प्रति एकड़ दर के हिसाब से प्रयोग करना है और 1 एकड़ जमीन पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की पूर्ति के लिए अगर हम यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं तो हम प्रति एकड़ दर से लगभग 85 किलोग्राम DAP, लगभग 90 किलोग्राम यूरिया और 65 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास दे सकते हैं। जबकि सल्फर की मात्रा 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से और 4 से 6 किलोग्राम जिंक अलग से देना पड़ता है। और अगर आप DAP की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तब आपको प्रति एकड़ दर से 130 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देना पड़ता है। अब किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर और कैल्शियम
की प्रचुर मात्रा पहले से विद्यमान होती है, इसलिए सल्फर और कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ जिंक 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, अगर आप सिर्फ डीएपी का प्रयोग करके फास्फोरस की मात्रा पूरी करते हैं तो आपको सल्फर और कैल्शियम बाहर से लेना पड़ता है, जबकि अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपको 2 बैग के जगह पर 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालना पड़ता है। लेकिन इसमें सल्फर और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा साथ में मिल जाती है, बाहर से नहीं डालना पड़ता। तो इसलिए किसान भाइयों, आप बीच का रास्ता अपना सकते हैं, जिसमें फास्फोरस की ज्यादातर मात्रा की पूर्ति के लिए आप 50 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं और बची हुई फास्फोरस की मात्रा के साथ कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए 100 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटेशियम की पूर्ति के लिए आप 130 किलोग्राम यूरिया और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको कैल्शियम और सल्फर की मात्रा बाहर से नहीं देना पड़ता, जबकि मिट्टी में जिंक की पर्याप्त पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इस तरीके से खाद प्रबंधन करने पर लगभग 3 से 4 हजार रुपए प्रति एकड़ दर से लागत कम हो जाती है। अब देखिए खाद डालना कैसे है। खेत बनाते समय डीएपी की पूरी मात्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा और साथ में 3 से 5 किलोग्राम पिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड और 2 से 3 किलोग्राम बोरान अच्छी तरीके से बिखेर कर एक जुताई कर देना है। जबकि यूरिया की कुल मात्रा के 1/3 हिस्सा, जैसे अगर 90 किलो का प्रयोग कर रहे हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया के साथ में जिंक की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई से पहले या फिर बुआई से पहले समान रूप से बिखेर देना है। किसान भाइयों, इस तरीके से आप आलू की फसल में बहुत आसानी से खाद प्रबंधन कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं आलू की फसल में सिंचाई को लेकर। तो किसान भाइयों, अगर आप आलू की अगेती फसल लगाते हैं और बारिश नहीं है, मिट्टी पूरी तरीके से सूखी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले खेत में पानी लगा दीजिए और मिट्टी पकने पर आलू की बुआई करिए, तभी अगेती फसल में आलू का अच्छा जमाव होगा। और इस तरीके से आलू की बुआई करने पर आलू में पहला पानी लगभग 10 से 12 दिनों पर अच्छी तरीके से अंकुरण हो जाने पर दिया जाता है। अब अगर आप सीधे सूखे खेत में आलू की बुआई करते हैं तो सूखी मिट्टी में कुल्ले फैल जाते हैं और इस तरीके से आलू की अगेती बुआई करने पर कुछ हद तक आलू का जमाव भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आलू की अगेती फसल में बुआई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। और अगर सूखे खेत पे ही बुआई करते हैं तो कोशिश करिए कि तुरंत पानी लगा दीजिए। और आलू की फसल में पानी लगाने का एक ही तरीका है कि चाहे पहला पानी हो, चाहे दूसरा पानी हो या फिर तीसरा पानी हो, हमेशा आलू के कुल्ले के ऊंचाई के आधे स्तर तक ही पानी देना है। तभी आप आलू की फसल में आलू के ट्यूबर की अच्छी चमक और साइज बना सकते हैं। अब कई किसान आलू की फसल में जो पहला पानी देते हैं उसमें आलू के कुल्लों को पूरा डुबा देते हैं, पूरी तरीके से भर कर पानी देते हैं और इसका कोई मतलब नहीं। इससे आलू का जर्मिनेशन भी प्रभावित होता है और आगे चलकर मिट्टी हार्ड होने से आलू का प्रॉपर साइज और शाइनिंग नहीं बन पाती और इससे कहीं ना कहीं अर्ली ब्लाइट भी तेजी से बढ़ता है। अब अगर आपने आलू की फसल में बुआई करते समय खेत में प्रॉपर नमी बनाकर बुआई की है तो लगभग पहला पानी लगाते लगाते 10 से 12 दिनों में लगभग 70 से 80% तक आलू का जर्मिनेशन हो जाता है और उस हिसाब से आलू की फसल में दूसरा पानी 25 से 30 दिनों की फसल अवस्था में दिया जाता है और वहीं तीसरा पानी दूसरे पानी से लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार दिया जा सकता है। अब अगर वही मिट्टी बलुई है, उसमें रेत की प्रतिशतता ज़्यादा है, तो किसान भाइयों आप आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिनों के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आलू के कुल्ले के ऊंचाई के आधे स्तर तक ही पानी देना है, मिट्टी का प्रकार चाहे जो भी हो। अब अगली बात आती है आलू की फसल में फसल अवस्था के अनुसार खाद प्रबंधन करना। और अगर आपने आलू की फसल में बुआई करते समय बेसल डोज के रूप में खाद की बताई गई संतुलित मात्रा का प्रॉपर प्रयोग करते हैं तो आलू की फसल में पहला पानी लगाते समय यूरिया की बची हुई मात्रा के आधे भाग को 8 से 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलाकर प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं और बची हुई आधी यूरिया की मात्रा को दूसरे पानी लगाते समय आपको समान रूप से बिखेर देना है। ध्यान रखिए किसान भाइयों, आलू की अगेती फसल में
यूरिया की पूरी मात्रा हर हाल में 30 दिन के पहले दे देना है, जबकि आलू की मध्यम और पछेती समय के फसल में यूरिया की पूरी मात्रा लगभग 45 दिनों तक की फसल अवस्था में दिया जा सकता है। अब जब आलू की फसल लगभग 45 दिन की हो जाती है, तब आलू की फसल में जो पौधे की ग्रोथ होती है वो पीक पर होती है। बहुत तेजी से पौधे का विकास हो रहा होता है और आलू की फसल की इस अवस्था में हमें लिहोसिन, जिसमें केमिकल कंटेंट आता है क्लोरमेपक्वाइड क्लोराइड 50% एसएल फॉर्मुलेशन, इसका 1.5 से 2 ml पर लीटर दर से एक स्प्रे ले लेना है। ये आलू की फसल में एक तरीके से आर्टिफिशियल स्ट्रेस देने का तरीका है और इससे आलू का पौधा थोड़ा तनाव महसूस करता है, जिससे पौधे की बढ़वार लगभग रुक जाती है और पौधा अपनी पूरी ताकत आलू का साइज और संख्या बढ़ाने में लगा देता है। लेकिन किसान भाइयों, इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग आलू की फसल में तभी करना है जब आलू की फसल लगभग 45 से 55 दिनों की अवस्था में पौधे की लंबाई 2 फीट से ज्यादा हो रही हो। लेकिन अगर पहले से ही आलू की फसल कमजोर है या फिर किसी प्रकार की बीमारी है, तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आलू की फसल में कोई ना कोई कसर रह गई है, तो किसान भाइयों, आप आलू की 55 से 60 दिनों की फसल अवस्था में NPK 0050 2 ml पर लीटर दर से और साथ में बोरान बेस्ड कैल्शियम नाइट्रेट 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है आलू की फसल में लगने वाली कीट और बीमारियों के बारे में, जिनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आलू के फसल को बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित करती हैं और इनमें ज्यादातर बीमारियां जड़ और कंद से संबंधित हैं, जिनमें जैसे सॉफ्ट रॉट हो गया, स्कैब हो गया, ब्लैक स्कार्फ हो गया, फ्यूजेरियम ड्राई रॉट हो गया। इन सब का लगभग 80 से 90% तक बचाव सिर्फ बीज शोधन से किया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारियां ज्यादातर केस में आलू के बीज द्वारा ही खेत में आती हैं और ये सभी बीमारियां फंगस और कवक जनित होती हैं। इसलिए हमें आलू का बीज शोधित करते समय फंगीसाइड के साथ एक बैक्टीरियासाइड लेना जरूरी है और इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन है मेटैक्सिल 35% 1 ग्राम पर लीटर प्लस स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% सोल्यूशन का 0.5 ग्राम पर लीटर दर से प्रयोग कर सकते हैं। आलू का बीज शोधित करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आलू का बीज सोल्यूशन में अच्छी तरीके से भीगना जरूरी है और साथ ही बीज बोरी में भरने से पहले बीज अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। बीज शोधन के साथ साथ किसान भाइयों, आप भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा वराइड 1% WT फॉर्मुलेशन का 2 किलोग्राम पर एकड़ दर से प्रयोग कर लेना चाहिए और कोशिश करिए कि ट्राइकोडर्मा किसी एक ट्रस्टेड कंपनी जैसे IPL हो गई, कात्यायनी हो गई, BSF हो गई, ऐसी किसी ट्रस्टेड कंपनी का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप किसी सरकारी संस्थान से ट्राइकोडर्मा लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद ना करें। अब अगली आलू की फसल में लगने वाली बीमारी आती है अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, जिनके प्रभाव में आकर आलू के पत्ते और तनों में काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और समय के साथ यह तेजी से फैलकर पूरी फसल में फैल जाता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप मैंक्रोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन का 3 ग्राम पर लीटर दर से और साथ में स्टेप्टोमाइसिन 2 ग्राम पर 15 लीटर दर से 8 से 15 दिनों के अंतराल पर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फसल में ब्लाइट यानी झुलसा का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है तो किसान भाइयों, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन का 2 ग्राम पर लीटर दर से और साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम पर 15 लीटर दर से 8 से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं आलू की फसल के लिए कुछ सावधानियों के बारे में, जिनमें सबसे पहली सावधानी है कि आपको आलू की अगेती फसल में कभी भी आलू का बीज काट कर प्रयोग नहीं करना, जबकि कटे हुए आलू के बीज का प्रयोग आप 15 से 20 अक्टूबर के बाद ही बुआई करिए और बुआई से कम 48 से 72 घंटों पहले आलू का बीज काट कर अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, आपको हर हाल में आलू के बीज को फफूंदनाशक और कवकनाशक से अच्छी तरीके से शोधित करके ही बुआई करना चाहिए। अगली सावधानी है कि अगर आप आलू की बुआई अगेती करते हैं और तापमान गर्म है तो आलू के खेत में इतनी नमी बनाकर आलू की बुआई करिए कि आलू का अंकुरण अच्छी तरीके से हो जाए और कम से कम 10 से 12 दिनों तक सिंचाई ना करना पड़े। और अगर आप किसी कारणवश सूखे खेत में आलू की अगेती बुआई करते हैं तो आलू का बीज हर हाल में अंकुरित होने से पहले बुआई कर देना चाहिए, जिसके तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई। अगली सावधानी है किसान भाइयों की आलू की फसल में आप सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि सिंचाई का पानी हमेशा कुल्लों के ऊंचाई के आधे स्तर तक ही रहना चाहिए। अगली सावधानी है किसान भाइयों की आपको आलू की फसल में या फिर किसी भी फसल में खाद की मात्रा फसल और मिट्टी की रिक्वायरमेंट के अनुसार दीजिए, ना कि अपने पड़ोसी को देखकर। अब अगर आप आलू में प्रति एकड़ दर से 4 बोरे 6 बोरे DAP डाल दे रहे हैं
तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जबकि अगर आप डीएपी की अतिरिक्त मात्रा न डालकर डीएपी की जगह पर गोबर की खाद या फिर हरे ढैंचे की खाद तैयार करते हैं तो उससे मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य में बहुत बड़े सुधार देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आलू की फसल की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़े सभी विषयों पर सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल मिस्टर हिंद फार्मिंग को सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्द मिलेंगे मटर की फसल की संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।